स्टूडेंट्स, आज जो है एक नया टॉपिक फिर लेकर के हम आपके लिए आ गए हैं जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये भी जो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। इसके पहले हमने लैकोपेरान का वीडियो आपको दिया है जिसमें लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया के अंदर यानी प्रोकैरियोट्स में दिखाई गई है। और उसके बाद ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जीनोम का मतलब क्या होता है? जीनोम का मतलब होता है कि जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्योंकि यहाँ हम उस ऑर्गेनिज्म ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं वो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में उनकी ऑर्डरिंग कैसी है, मतलब उनका सीक्वेंसिंग कैसी है, वो किस पैटर्न पर क्रोमोसोम पर अटैच्ड हैं या लगे हुए हैं, उसी की स्टडी करना ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक जो है गोल है, या उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इसी पर बेस्ड है। तो ऑर्डरिंग ऑफ जीन्स इन ए हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज जीनोम। और ये जो है एक मेगा प्रोजेक्ट बन गया था। मेगा प्रोजेक्ट क्यों बना? क्योंकि इसकी स्टडीज ने काफ़ी समय ले लिया कि इसकी सीक्वेंसिंग करना इतना आसान नहीं था। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि कुल मिला करके 3 × 10⁹ बेस पेयर्स जो हैं ह्यूमन जीनोम में होते हैं। मतलब कुल मिला के इतने बेस पेयर डीएनए सीक्वेंस के अंदर होते हैं या पूरे डीएनए के अंदर होते हैं। और एक बेस की स्टडी करने के लिए या एक बेस पेयर का जो खर्चा आता है वो $3 के करीब आता है, $3। और इतने जो है बेस पेयर्स की स्टडी करने के लिए या उनकी सीक्वेंसिंग करने के लिए जो एक्सपेंडिचर या खर्चा आता है दैट इज़ $9 बिलियन। ये $9 बिलियन जो है आता है। तो इसलिए एक मेगा प्रोजेक्ट है। सबसे पहले ये जो है थॉट मतलब आया साइंटिस्ट के मन में कि अगर जो है मान लो इसको बुक में हमें रिकॉर्ड करना हो, बुक्स में रिकॉर्ड करना हो इतने बेस पेयर्स का सीक्वेंसिंग कैसी है, तो मान लीजिए कि एक बुक में देयर इज ए बुक जिसके एक पेज में 1000 लेटर्स हैं, आ सकते हैं। एक पेज पर 1000 लेटर्स आ सकते हैं और 1000 पेज की एक बुक है। ध्यान दीजिए, one book has 1000 pages and every page can store 1000 letters। तो इस तरह की कितनी बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी? नियरली 3300 बुक्स यानी 3300 बुक्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी अगर इनको हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है। लेकिन वो बुक्स भी क्या हो सकती हैं कि 3300 बुक्स कौन बैठ के पढ़ेगा, उनकी सीक्वेंसिंग देखेगा। और ये भी आप जानते हैं कि 99.9% ऑफ जीन्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं एवरी ऑर्गेनिज्म में। मतलब किसी भी ह्यूमन में मान लीजिए कि 30,000 जीन्स टोटल हैं ह्यूमन के अंदर, तो 30,000 जीन्स में से 99.9% जो जीन्स होते हैं आर आइडेंटिकल इन द एवरी ह्यूमन। मतलब हर ह्यूमन के अंदर इतने जीन्स आइडेंटिकल हैं। तो केवल 0.1% ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं, मतलब जिनमें रिपीटेड सीक्वेंसेस या VNTR जिसको कहते हैं, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, जिसके जरिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी की जाती है। तो ये जो डिफरेंट हो रहे हैं, मतलब जो पॉलीमॉर्फिज्म आ रहा है वो 0.1% ऑफ जीन्स की वजह से आ रहा है। तो इनका सीक्वेंसिंग करने का जो हमारा गोल है वो सिर्फ ये है कि इनकी पहचान करना और इससे पता लगाना कि डिफरेंसेस कहाँ पे आ रहे हैं जीन्स में, और वो डिफरेंसेस से हम जेनेटिक डिसऑर्डर की भी स्टडी पर मतलब जनरेशन टू जनरेशन स्टडी कर सकते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक मतलब उद्देश्य ये था। ये सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया? US में, मतलब अमेरिका में शुरू किया गया। कब? 1990 में। और ये 13 साल का प्रोजेक्ट था। इट वाज ए प्रोजेक्ट ऑफ 13 ईयर्स, यानी इसको 2003 तक ख़त्म होना था।
1990 में यूएस में शुरू हुआ और 2003 इसका जो था वो मैक्सिमम पीरियड था कि इतने में इसको हम ख़त्म कर लेंगे, यानी इतने में हम इसकी सीक्वेंसिंग कर ले जाएंगे, इसका डेटाबेस तैयार कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली ये 16 साल में ख़त्म हुआ जा करके, जब लास्ट क्रोमोजोम मतलब क्रोमोजोम नंबर 1 के जीन्स के मतलब नंबर की स्टडी हुई तो वो 2006 में जा कर के ख़त्म हुआ। तो मतलब ये हुआ कि इट टुक 16 ईयर्स टू फिनिश द होल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब होता है एक मेगा प्लान जो होता है उसको हम प्रोजेक्ट कहते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यूएस और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में ये शुरू किया गया कब 1990 में, और अल्टीमेटली 2006 में जा कर के फिनिश हुआ, बट इट हैज़ टू बी फिनिश्ड इन बाय 2003। इसके गोल्स क्या रहे, मतलब इसमें ये जो प्रोजेक्ट है इसका गोल क्या है? गोल इसका यही है कि 3 बिलियन मतलब ये 3 पावर 10 पावर 9 बेस पेयर यानी 3 बिलियन बेस पेयर्स का जो ह्यूमन जीनोम में है उनको डिटरमाइन करना कि वो कैसे सीक्वेंस में या किस पैटर्न में क्रोमोजोम पर मौजूद हैं। इसके अलावा दूसरा गोल क्या था कि हर जीन की लोकेशन और उसका जो है डिस्टेंस बिटवीन देम स्टडी करना क्रोमोजोम के ऊपर, मतलब टू आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ ऑल जीन्स। लोकेशन के अलावा ये भी जानना कि ये अगर क्रोमोजोम पर हैं तो कितनी दूरी पर हैं, ठीक है, उनकी डिस्टेंस आपस में क्या है। टू आइडेंटिफाई एंड पॉइंट आउट द स्पेसिफिक जीन्स, उन जीन्स को पता लगाना, उन खास जीन्स का जिनकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर का काज होता है। वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इसका मेन उद्देश्य यही था कि अगर डिफरेंसेज आ रहे हैं जिनको हम मिनी सैटेलाइट्स भी कहते हैं, तो वो जो डिफरेंसेज आ रहे हैं उनकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर काज हो रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक जीन्स कौन से हैं। इसके अलावा इस पूरी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के रूप में मतलब ऑब्टेन फ्रॉम डीएनए से जो ये पूरी इंफॉर्मेशन मिली सीक्वेंसिंग की, उसको डेटाबेस के रूप में तैयार करना, क्योंकि 3300 बुक्स में तो हम उसको कलेक्ट कर नहीं सकते, या कर भी सकते हैं तो उसको कौन इतना समय तक स्टडी करेगा। पता लगा 13 साल में बना और 3300 बुक्स की स्टडी करने में 33 साल लग गए। ओके, तो उसके लिए डेटाबेस तैयार किया गया सॉफ्टवेयर फॉर्म में। किस फॉर्म में? सॉफ्टवेयर फॉर्म में। और उस सॉफ्टवेयर फॉर्म को बायोलॉजी की एक ब्रांच है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के रूप में इसको जो है सॉफ्टवेयर के रूप में बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कलेक्ट किया गया। फिर उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को मतलब जिस टेक्नोलॉजी से इनकी सीक्वेंसिंग की गई, इनको अदर सेक्टर्स में भी ट्रांसफ़र किया गया। जैसे अदर सेक्टर्स मतलब इंडस्ट्रीज़ में भी इनका इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। इसके अलावा जब कोई भी जो है डिस्कवरी होती है, कोई भी मतलब प्रोजेक्ट बनता है, तो उसके ऊपर तमाम तरह के इशूज आ जाते हैं, जैसे एथिकल इशूज या जो है लीगल इश्यूज या सोशल इश्यूज। उनको भी एड्रेस करने के लिए टीम बनाई गई कि ये टीम जो है एड्रेस कर ले जाएगी, मतलब वो संभाल ले जाएगी जो भी एथिकल लीगल या सोशल इश्यूज इसमें उठेंगे। तो इसको हम कहते हैं एलईसी। क्या कहते हैं? एलईसी नाम की एक टीम बनाई गई जिसको ये जो है एड्रेस करना था या जिसको ये टैकल करना था कि व्हाट आर द ई स्टैंड फॉर एथिकल, एल स्टैंड फॉर लीगल, एस स्टैंड फॉर सोशल एंड आई का मतलब हुआ इशूज। अगर इस तरह के कोई इशूज उठते हैं समाज में, मतलब वैधानिक रूप में या कोई नैतिक रूप में मुद्दे उठते हैं, तो उनको भी संभालने के लिए कि हाँ हमने इस तरह से इसकी सीक्वेंसिंग की है। तो इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स को स्टडी करना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर लेना, अपराधियों को पहचान लेना, है कि नहीं, और पैटर्निटी कोई विवाद हो तो उसको भी सॉल्व करना। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर आती हैं। अब इसमें टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, इसकी मेथडोलॉजीज़ क्या हैं, कैसे कौन कौन सी मेथड्स हम इसमें यूज करेंगे, ये सब करने के लिए उसको मैं आपको इसको रब करके बताता हूँ। कि मेथडोलॉजीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे,
इसमें देखो दो अप्रोचेज हैं, देयर आर टू अप्रोचेज इन द मेथडोलॉजीज, मतलब डीएनए की सीक्वेंसिंग कैसे की जाएगी। सबसे पहले ये जान लें कि जो जीनोम टर्म है इसको विंकलर नाम के साइंटिस्ट ने क्वाइन किया था। द टर्म जीनोम वाज क्वाइंड बाय विंकलर, एच विंकलर। और एक जो है साइंस की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसको हम जीनोमिक्स कहते हैं, जीनोमिक्स। और ये जीनोमिक्स जो है किसके द्वारा दी गई थी? थॉमस रॉड्रिक के द्वारा, थॉमस रॉड्रिक। तो ये सारी चीज़ें किस लिए हो रही हैं? जीनोमिक्स का मतलब है कि वो ब्रांच ऑफ साइंस है या बायोलॉजी है जिसके अंदर हम जीन की, मतलब जीनोम की मैपिंग कर रहे हैं, मतलब डीएनए की मैपिंग कर रहे हैं। मैपिंग के अलावा सीक्वेंसिंग कर रहे हैं और सीक्वेंसिंग करके उसको जो है डेटाबेस के रूप में तैयार कर रहे हैं, यानी उसको एनालाइज भी कर रहे हैं। तो जीनोमिक्स इज रिलेटेड विद द जीन मैपिंग या डीएनए की मैपिंग, उसकी सीक्वेंसिंग और उसको जो है एनालाइज करना, उसकी एनालाइजिंग। तो इसको जो है बताया था जीनोमिक्स के बारे में थॉमस रॉड्रिक ने 1986 में, और ये जो है जीनोम टर्म दे दिया गया था 1920 में। अब इसके टू अप्रोचेज क्या हैं? पहली जो है अप्रोच है ESTS। जैसे आप GST कहते हैं तो GST के बजाय EST कहिए, ठीक। तो EST का मतलब हुआ एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। इसमें क्या होता है कि वो सारे सीक्वेंस हम लेते हैं जो कोडिंग फॉर्म में है, मीन्स वो किसी न किसी इंफॉर्मेशन को कोड करते हैं, मीन्स वो नॉनसेंस नहीं है, मतलब उनका सब जो है वो लीगल सीक्वेंसेज हैं। तो अगर सारे लीगल सीक्वेंसेज हैं, मैं कहने का मतलब वो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेज हैं, तो उसको हम ESTs कहेंगे। और सेकंड टेक्नोलॉजी क्या है या सेकंड अप्रोच क्या है? उसको हम कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन। देखो इसमें एनो शब्द जो बना हुआ है, इससे अगर आप एनवाय कहें, एनवाय मतलब परेशान करना, तो ऐसे सीक्वेंसेस जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दोनों आ जाते हैं, है कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। तो EST के अंदर मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स के अंदर केवल कोडिंग सीक्वेंसेज आएंगे, इसमें सारे सीक्वेंसेज आएंगे। और जो नॉन कोडिंग होंगे वही कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या कोई डिफरेंसेज अलग अलग इंडिविजुअल में शो करेंगे। अब जो है इस पूरे डीएनए को, मतलब इसके साथ क्या टेक्निक अपनाई जाती है कि पूरे डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट किया जाता है। तो इसमें पहला स्टेप होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ टोटल डीएनए या टोटल जीनोम आप कह सकते हैं। पूरे जीनोम को आइसोलेट कर लिया गया, फिर इसके बाद इसको फ्रैगमेंट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, मतलब काटा जाता है। उसके लिए कौन से एंजाइम होते हैं? एंडोन्यूक्लिएज, मतलब एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम से इनको, जैसे एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जिसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है, तो उसके ज़रिए इनको फ्रैगमेंट्स में काट लिया जाता है। फिर इन फ्रैगमेंट्स को यानी फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट के अंदर क्लोनिंग करने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। मतलब थर्ड स्टेप होगा क्लोन्ड इन होस्ट, मतलब होस्ट के अंदर इसको क्लोन किया जाता है। और बैक्टीरिया से अच्छा कोई होस्ट नहीं होता है। तो अगर बैक्टीरियल क्रोमोसोम को लिया जाता है वेक्टर के रूप, मतलब इसको किसी बैक्टीरिया के अंदर, होस्ट के अंदर डालने के लिए क्या चाहिए? वेक्टर चाहिए, मतलब कोई सवारी चाहिए जिस पे बैठ के ये बैक्टीरिया में जाए। वेक्टर का मतलब जैसे मान लीजिए आपको मलेरिया होता है, तो मलेरिया किसकी वजह से होता है?
मतलब मॉस्किटो वेक्टर की वजह से होता तो प्लाज्मोडियम से है, लेकिन उस प्लाज्मोडियम को ले कौन जा रहा है? मॉस्किटो ले जा रहा है। तो मॉस्किटो उसकी सवारी है, यानी उसमें बैठ के वो जाता है। तो जिसके द्वारा कोई चीज़ जाती है वो वेक्टर कहलाता है, ओके, या कैरियर कहलाता है। तो ये जो है दो तरह के वेक्टर होते हैं, एक को कहते हैं बैक और दूसरे को कहते हैं एक। बैक मतलब हुआ बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इसके द्वारा जो है जब जाएगा ये फॉरेन डीएनए का जो फ्रेगमेंट है तो उसको हम बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहेंगे। अगर ईस्ट के जरिए जाएगा तो उसे कहेंगे याक, मतलब YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो उसके अंदर किस लिए हम भेज रहे हैं? उसकी क्लोनिंग हो जाए। तो जब काफ़ी ज़्यादा क्लोनिंग हो जाएगी, मतलब उसकी आइडेंटिकल कॉपीज बन जाएंगी, फिर उसका एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। तो जब उसका एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा तो फिर एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग। मतलब ऑटोमेटेड सीक्वेंसिंग के जरिए किसी जेल में डाल करके, जिसको हम अगारोज जेल इसमें एक इस्तेमाल करते हैं, तो जेल के अंदर डाल करके और रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज करके इन सीक्वेंसेज को हम देख लेते हैं। तो ये सारे जो सीक्वेंसेज हैं, मतलब फ्रैगमेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेज, मतलब जो अकॉर्डिंग टू चार्जेज एंड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट, ये उस पर मतलब दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इनकी हम फिर स्टडी कर लेते हैं। तो इनको डेटाबेस के रूप में कंप्यूटर वगैरह में रखना, मतलब सॉफ्टवेयर के रूप में बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर आता है। अब सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं? पहला फीचर तो यह है कि कुल मिला के 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स जो हैं मतलब होते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज में। एवरेज जो है एक जीन के अंदर 3000 बेसेज होते हैं पर जीन, एवरेज रूप में 3000 बेसेज होते हैं। लेकिन जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है, जो सबसे बड़ा ह्यूमन जीन है, उसका नाम है डिस्ट्रोफिन, और उसके अंदर 2.4 मिलियन बेसेज होते हैं। ठीक है, मतलब एवरेज में मैं बता रहा हूँ कि एक जीन में 3000 बेसेज होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जीन जो है जिसका नाम डिस्ट्रोफिन है ह्यूमन के अंदर, उसमें 2.4 मिलियन बेसेज होते हैं। एक नेक्स्ट इसमें है कि क्रोमोसोम जो 1 है, क्रोमोसोम नंबर 1, इसमें 2968 जीन्स होते हैं, और सबसे कम जीन्स किस में होते हैं? Y क्रोमोसोम में, जिसमें केवल 231 जीन्स होते हैं। तो जैसे आपसे कभी पूछा जाए, नीट में भी क्वेश्चन आता है कि व्हिच क्रोमोसोम है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ जीन्स, दैट इज 231, केवल 231 जीन्स हैं, और सबसे ज़्यादा जीन क्रोमोसोम नंबर 1 में है 2968। 50% जितने भी जीन्स अभी तक जो हैं मालूम हैं जीन सीक्वेंसेज, उसमें से 50% के फंक्शन मालूम है, और मोर देन लगभग 50% के फंक्शन नहीं मालूम है। इसमें से केवल 2% ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेज या जीन्स जो हैं वो किसी प्रोटीन को कोड करते हैं, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब 1.4 मिलियन लोकेशंस इस तरह की हैं जो न्यूक्लियोटाइड, मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म शो करती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके का मतलब शेप, साइज वगैरह दिखना। तो ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिफरेंसेस। तो इसका मेन उद्देश्य है इसकी सीक्वेंसिंग, मतलब जीनोम के अंदर जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम हैप्लॉइड सेट में, उनकी पूरी स्टडी करना और उस तरह के सीक्वेंसेस को जानना जो हमारे अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह काज कर सकते हैं। और इनका जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इंडस्ट्रीज वगैरह में भी अब हो रहा है। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फिनिश होता है। वी विल कम अप विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।